तो फिर वहां पर तुमको 2 से लेकर 3 रिस्की प्लेयर्स डेफिनेटली ऐड करने पड़ेंगे। अब मिनिमम तुम्हें उन 10 में से 50% जीतना पड़ेगा। इससे तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन में बहुत फर्क पड़ेगा। 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में आपको रिस्क बहुत कम देखने को मिलता है, जहां पर आपको लगभग 40,000 से लेकर 50,000 के आसपास पैसे मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है। लोग क्या कहेंगे, सेफ टीम बनाते हैं ना, सामने वाला जो भी टीम बनाए, अपन तो सेफ टीम बनाए थे तो अपन सेफ रहेंगे, अपने अच्छे पॉइंट बनेंगे, जीतने के चांसेस अपने ज़्यादा रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम इंडियंस अच्छे अर्निंग्स के लिए या फिर अच्छे रिटर्न्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नए टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। और जहाँ तक मैं फैंटेसी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर तो भाई साहब इतने सारे टेक्निक वाले वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने खुद ने इतने सारे बनाए हैं। बट हमेशा सोचता हूँ कि जो ट्रिक काम करती है, जिसके एक्चुअल रिजल्ट्स हमको मिलते हैं जिस ट्रिक की मदद से, वही क्यों ना हम एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब उसी को हम बार बार यूज करके अगर उससे हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो क्यों ना उसी पर ध्यान दिया जाए। और दोस्तों वही टेक्निक की वजह से, जो कि है एक, अगर बताऊं मैं आपको 4 मेंबर लीग कॉन्टेस्ट के बारे में, बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करते। मैंने खुद ने 4 मेंबर कॉन्टेस्ट के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए और उसका एक ही रीजन है जो मैंने आपको पहले बताया, कि अगर कोई टेक्निक आपको कॉन्स्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो क्यों ना उसे यूज किया जाए, बार बार यूज किया जाए। अगर वो बेटर हो सकती है तो जरूर क्यों ना करें, लेकिन अगर वो वैसी ही अच्छी है तो उसका सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब देखो, आगे चलते ये वीडियो में मैं तुमको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और मैं तुमको वेस्ट इंडीज की एक टीम बनाकर दिखाऊंगा। वेस्ट इंडीज और न्यू गिनी का जो मैच होने वाला है, उस मैच के लिए मैं एक परफेक्ट टीम बनाकर दिखाऊंगा और तुम रिलेट भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है पापुआ न्यू गिनी का, और उससे भी बेटर आइडिया तुमको रहेगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का। तो यहाँ पर तुमको समझने में काफी आसानी होगी। और टीम बनाने से पहले ना मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ। अब सबसे पहले 4 मेंबर कॉन्टेस्ट क्या, जहां पर 4 लोग एक कॉन्टेस्ट में उतरते हैं और आप जब जीतते हो, विनर बेसिकली सारे पैसे उठाकर जाता है। विनर टेक्स ऑल। 19 रुपीज से शुरू होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। बड़े बड़े कॉन्टेस्ट आपको मिलेंगे 15,000 का एंट्री फीस भी आपको दिख जाएगा 4 मेंबर कॉन्टेस्ट पे, जहां पर आपको लगभग 40,000 से लेकर 50,000 के आसपास पैसे मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन 4 मेंबर में ना एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस है, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड्स जो दिखते हैं और एंट्री फीस उसके मुकाबले बहुत छोटी दिखती है और लोग बड़े आसानी से उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, ये सोच के कि यार मुझे इतने पैसे भी नहीं लगाने, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और यही रीजन की वजह से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट लोग ज्यादा ज्वाइन करते हैं। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कि 4 मेंबर कॉन्टेस्ट सबसे रिस्की है। अब ये वो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, उन्होंने अब तक 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में कुछ खास अर्निंग नहीं की है। तो उन लोगों को मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि 4 मेंबर या फिर 3 मेंबर में भी तुम्हारा काफी अच्छा फायदा हो सकता है। बट मैं 3 मेंबर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेसिफिक ये वीडियो बना है 4 मेंबर के लिए। जबकि 3 मेंबर और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ना दोनों ही काफी अच्छे हैं आपके लिए। 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में आपको रिस्क बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है अगर मैं कंपेयर करूं उसे 4 मेंबर कॉन्टेस्ट के साथ। अब बात करते हैं कौन से टाइप का 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, कौन सी अमाउंट का आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखो, मैं हमेशा से एक ही चीज मानता आया हूं, और जो कि है 10% रूल। अब ये क्या है? ये एक्चुअली मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और देखा जाए तो काफी यूट्यूबर्स जो एक्चुअली जेन्युइनली अपने व्यूअर्स का, अपने ऑडियंस का सोचते हैं, उनको पता है उनकी ऑडियंस मिडिल क्लास फैमिली से है। अपने इंडियंस थोड़े बहुत फिजूल के खर्चे अगर जमा कर ले या फिर थोड़ी बहुत उनकी सेविंग्स रहे तो वो फैंटेसी में टाइम पास के लिए खर्च करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ना 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में मैं कहूंगा आपका जो भी बजट है वो कुछ भी हो, 10,000 हो या 1 लाख हो या फिर 1,000 रुपए भी हो, उस अमाउंट का सिर्फ 10% आपको यूज करना है। अब अगर 10,000 रुपए हैं आपके पास तो उसका 10% हुआ कुछ 1,000 के आसपास। अब 1,000 रुपए आपको डिवाइड करने हैं मल्टीपल 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में। आप इसमें 3 मेंबर कॉन्टेस्ट भी कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन 4 मेंबर पर हम फिलहाल ध्यान दे रहे हैं। तो हाँ, मल्टीपल मतलब 5-6 कॉन्टेस्ट आपको एक ही मैच के अंदर ज्वाइन करने हैं 4 मेंबर के, और वो सारे के सारे इक्वल अमाउंट के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 19 रुपीज का 4 मेंबर ज्वाइन कर लिया तो एक 200 रुपीज का 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। आपको सारे 4 मेंबर कॉन्टेस्ट सिमिलर रखने हैं, और इससे क्या होगा, आपको ट्रैक करने में काफी आसानी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था और आपका प्रॉफिट कितना बना। तो फिर समझ गए ना, सिमिलर अमाउंट के कॉन्टेस्ट होने चाहिए। और 5-6 जब ज्वाइन करोगे और 1,000 रुपए मान के चलो तुम्हारा जो 10% निकल
निकल के आता है। तो 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में तुम्हारे 200 रुपए निकल जाएंगे। 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं तो तुमको 100 रुपए के 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो वैसे तुम्हें डिवाइड करना है। अब बात आती है कि 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में टीम कैसी बनाई जाए। देखो बड़ा ही सिंपल है। लोग क्या कहेंगे, सेफ टीम बनाते हैं ना, सेफ टीम बना लेंगे। क्या होता है कि सामने वाला जो भी टीम बनाए, अपन तो सेफ टीम बनाए थे तो अपन सेफ रहेंगे, अपने अच्छे पॉइंट बनेंगे, जीतने के चांसेस अपने ज्यादा रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम बताओ, सेफ टीम तुमने बना दी, एक परफेक्ट सेफ टीम बनाई, और तुम्हारे ही उस कॉन्टेस्ट में 4 लोगों में से तुमको पकड़ के एक बंदे ने ऐसी टीम बनाई थी जिसकी टीम सेफ थी, लेकिन 2-3 रिस्की प्लेयर उसने उठाए थे, और वही रिस्की प्लेयर में से एक प्लेयर ऐसा निकला जो बहुत अच्छा पॉइंट स्कोर करके चला गया और उसको आपने पिक नहीं किया था। तो वहां पर नुकसान किसका होगा? किसके पॉइंट सबसे ज्यादा रहेंगे? कौन अच्छी लीड के साथ आगे बढ़ेगा? तो वही चीज मैटर करती है। आपको 2-3 ऐसे प्लेयर इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे अपने 4 मेंबर के टीम के लिए, जो रिस्की है लेकिन उनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। अब देखो, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात है। जब आप एक टीम बनाने जाओगे, 11 बेस्ट प्लेयर आपको उठाने, ठीक है? मैं स्टेप्स बता रहा हूं तुमको क्या करना है। एक टीम बनाओ जिसमें सबसे टॉप के 11 प्लेयर तुमको उठाने। अब जब तुम वो 11 प्लेयर पिक कर लोगे तो फिर वहां पर तुमको 2 से लेकर 3 रिस्की प्लेयर्स डेफिनेटली ऐड करने पड़ेंगे। अब इस चीज का फायदा क्या होगा तुम सोचोगे? देखो, सेफ टीम तो तुमने बना दी थी टॉप 11 प्लेयर्स की, लेकिन उसमें से 1-2 प्लेयर जब आप स्वैप आउट करोगे रिस्की प्लेयर्स के साथ, तो उन रिस्की प्लेयर्स की तरफ से ना अगर तगड़ा परफॉर्मेंस मिल गया उस मैच में, वो चमक गए, तो फिर आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। और सेफ टीम जो एक्चुअली तुम्हारे अच्छे पॉइंट्स बनाने ही वाली थी, उस पे एक 4 चांद लग जाएंगे इन रिस्की प्लेयर्स की तरफ से। तो ये सारे फैक्टर आते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप उन प्लेयर्स को ऐड करते हो जिनको रिस्की कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं है, बस कहने को वो रिस्की प्लेयर है। फिर आप सोचोगे, ये जो मैं रिस्की प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, रिस्की बोल रहा हूँ, ये प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? कौन सा प्लेयर रहेगा जो एक्चुअली वर्थ इट होगा टीम में ऐड करने के लिए? अब देखो, यहाँ पर ना 3 फैक्टर्स आते हैं। एक तो रहेगा सिलेक्शन परसेंटेज, दूसरा रहेगा प्लेयर रीसेंट फॉर्म, और तीसरा रहेगा प्लेयर का ओवरऑल परफॉर्मेंस। जब ये 3 चीजें किसी भी प्लेयर की तुम चेकआउट करोगे ना, जैसे कि सिलेक्शन परसेंटेज, अगर आपको 30% से कम उस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज दिख रहा है तो उन प्लेयर को सबसे आगे रखो। अब जो अलग से प्लेयर्स तुमने अपने सामने रखे हैं, उन सभी के आपको चेक करने हैं रीसेंट फॉर्म। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका रीसेंट फॉर्म इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है? फिर आता है तीसरा पॉइंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस। वहां पर क्या होता है, आप चेक करते हो कि ये प्लेयर का हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये खेला है। हिस्ट्री मतलब पूरा हिस्ट्री नहीं, बस उस सीरीज में उस बंदे ने कैसा खेला है, उस टीम के अगेंस्ट, जो भी टीम के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं, वो परफॉर्मेंस कैसा दिखाया उन्होंने, वेन्यू के स्टैट्स और हेड टू हेड परफॉर्मेंस। ये चीजें आपको इजीली मिल जाती है इंटरनेट पे। मैंने क्या बताया तुम्हें, टोटल तुमने बेस्ट 11 प्लेयर उठाए, उनके बीच में 2 से लेकर 3 ऐसे रिस्की प्लेयर तुमको ऐड करना है जो एक्चुअली परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकते हैं और जिनको बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर आपने ऐड कर लिए, आपकी टीम रेडी है। अब मैं बताऊं, वो थोड़ा एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा कैसे वो टीम बनानी है, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारा विन परसेंटेज कितना होना चाहिए। अब देखो, मैंने जो तुमको बजट बताया था, तुम्हारा जो भी बजट है उसका 10% तुम लगाते हो एक मैच के लिए। अब उस एक मैच में मान के चलते 1000 रुपए तुम्हें खर्च करने हैं। अब 1000 रुपए जब तुम डिवाइड करते हो मल्टीपल कॉन्टेस्ट के लिए, उसमें 4 मेंबर के रहेंगे, उसमें 3 मेंबर के रहेंगे, तुम सोचोगे कि मिनी जेल भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता हूँ, या फिर एक आध टीम में ग्रैंड लीग वाले मेगा कॉन्टेस्ट में भी लगा देता हूँ। तो वहां पर क्या होगा, तुम्हारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, 1000 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और स्पेसिफिक 4 मेंबर की जहां तक बात करें ना, तो उन कॉन्टेस्ट में ना मान के चलते तुमने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, ठीक है? 10 कॉन्टेस्ट तुमने इक्वल अमाउंट के ज्वाइन किए। अब मिनिमम तुम्हें उन 10 में से 50% जीतना पड़ेगा। 50% में तुमको लिटरली जीतना पड़ेगा। इससे तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं बोलता हूं, तुम 10 के 10 कॉन्टेस्ट जीत जाओ, जो भी तुम ज्वाइन करोगे वो सारे तुम जीत जाओ, अलग लेवल का प्रॉफिट वहां पर बनेगा। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर 50% है। और एकदम क्रिटिकल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 30 से लेकर 40% तक भी आपका विन परसेंटेज रहना चाहिए उन 10 कॉन्टेस्ट में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 10 कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करने, 5 कॉन्टेस्ट भी कर रहे हो तो वहां पर भी तुमको मिनिमम 50% कॉन्टेस्ट जीतने पड़ेंगे। 5 में से 50% कितना हुआ? 3, ठीक है? 3 कॉन्टेस्ट तो तुमको जीतने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो तुमको दिखाई दे। ऐसा नहीं रहे कि जितने पैसे लगाए थे उतने वापस आ गए। अब जब 5 कॉन्टेस्ट लगाते हो तो उसमें 2 कॉन्टेस्ट में जीत कर भी तुम्हारा प्रॉफिट थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन बनता जरूर है। अब यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि तुम कौन से
ऐप को यूज करते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ लीग 11 ऐप। देखो यहाँ पर तुमको TDS तो भरना नहीं पड़ता, जो कि सबसे बड़ा एक एडवांटेज तुमको मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा ना जो एंट्री फीस रहती है ना इन कॉन्टेस्ट की, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, 3 मेंबर कॉन्टेस्ट, यहाँ पर एंट्री फीस कम है। तुम्हारा पैसे लगाते वक्त ही कम कट रहा है, पहली स्टेप पर तुम्हारा पैसा बच रहा है, तो फिर फायदा तुम्हारा होता है ना। ड्रीम 11 पर जब तुम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, रिवॉर्ड दोनों ही जगह सेम है, 10,000 दोनों जगह और मिलेंगे, लेकिन पैसे तुम्हारे कहाँ कम लग रहे हैं और तुमको ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम मल्टीपल कॉन्टेस्ट, मल्टीपल मैच के लिए कैलकुलेट करोगे ना, तब तुमको पता चलेगा तुम एक्चुअल कितना सेव कर रहे हो और कितना तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी अकाउंट में लेनी पड़ती है, ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती है भाई। अब इस पॉइंट तक अगर मैंने थोड़ा ज्यादा फास्ट आपको समझा दिया है, तो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा फिर से थोड़ा पीछे जाकर ना फिर से मेरी बकवास सुन लो एक बार, ठीक है। बाकी तो चलो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करेंगे हम वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी की जो मैच होने वाली है, ताकि मैं तुमको समझा सकूं, तुमको एक बोलता ना रेफरेंस मिलेगा कि किस टाइप के प्लेयर को तुमको ऐड करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैंने एक टीम ऑलरेडी बनाई है और ये सबसे सेफ टीम है। सेफ टीम क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज के 9 प्लेयर मैंने उठाए हैं और PNG जो कि है पापुआ न्यू गिनी, उसके सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं। अब तुम सोचोगे यार ये सेफ कैसे हुई? ये सेफ इसलिए है क्योंकि हमको पता है वेस्ट इंडीज जो एक्चुअली T20 जीत चुकी है, न्यू गिनी जो कि एक नई टीम है, उतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं, उतना एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं, तो यहाँ पर उनके प्लेयर्स ऐड करके आपकी टीम को लिटरली आप बोलते ना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम हो गए। इसलिए कितने प्लेयर एग्जैक्टली ऐड करने चाहिए और कितना रिस्क तुम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं टीम के बारे में बता दूं। देखो जॉनसन चार्ल्स और निकोलस पूरन को हमने ऐड किया। वाइस कैप्टन मैंने ब्रैंडन किंग को बनाया। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज मुझे बहुत अच्छे रन्स देने वाली है और वेस्ट इंडीज की टीम उतनी केपेबल है रन्स निकालने के लिए। बॉलर सेक्शन में सारे के सारे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा है। गुड़केश मोती, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ओबेड मैकॉय, मैं बोलता हूँ इनकी तरफ से मिनिमम 1-2 विकेट तो आपको डेफिनेटली देखेंगे। फिर कैप्टन बनाया आंद्रे रसल को। इनके साथ तो चलो आपको पता ही है क्या हुआ था KKR की टीम के साथ, मतलब ये और सुनील नारायण का जो कॉम्बिनेशन रहता था हमेशा। वेस्ट इंडीज की टीम अलग लेवल पर है। वहीं अगर पपुआ न्यू गिनी की बात की जाए तो C आमिनी और A वाला को हमने ऐड किया, वो भी ऑलराउंडर सेक्शन में। ये सेफ प्लेयर्स है। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ से आपको रन्स भी दिखेंगे थोड़े बहुत और विकेट्स भी अगर 1-8 मिल गए तो ठीक है। अब मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन बताऊंगा और उनको मैं क्यों पिक करूं इनकी जगह, वो भी आपको बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं ऐड करूंगा निकोलस पूरन और जॉनसन चार्ल्स को। क्यों? इनकी तरफ से हमको अच्छे रन्स तो मिलेंगे और ब्रैंडन किंग को भी हम ऐड करेंगे। रोमन पॉवेल भी अच्छी चॉइस थे, ठीक है। बट अगर मैं रिस्की प्लेयर्स की बात कर रहा हूं तो वो डेफिनेटली PNG के होने चाहिए। पपुआ न्यू गिनी के प्लेयर्स ही रिस्की प्लेयर्स हमारे लिए हो सकते हैं। अब वो कौन से ऐड करने हैं? सबसे पहली चीज तुमको जो दिमाग में रखनी है वो रहेगी टॉस, ठीक है। टॉस कौन सी टीम ने जीता है? वेस्ट इंडीज ने जीता है और उन्होंने बैटिंग पहले ली है। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाले, तो सीधा आपको 9 से लेकर 10 प्लेयर वेस्ट इंडीज के उठाने, बैट्समैन उठाने और आपको ऐड करने हैं PNG के बॉलर्स। मैं बताता हूं कौन कौन ऐड हो सकते हैं। A ना हो सकते हैं J कारी को अच्छी चॉइस है। एन वानुआ को इतने कम लोगों ने सिलेक्ट किया जबकि प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एक पेसर है और वेस्ट इंडीज के 1-2 विकेट उठा भी देगा। फिर तुमको दूसरी चीज सोचनी है, वो रहेगी कि PNG के आपको डेथ बॉलर्स उठाने। डेथ बॉलर्स का एक एडवांटेज ये रहेगा ना कि फोकट के उनको विकेट मिल जाते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है, मैच खत्म होते होते 15 से लेकर 20 ओवर के बीच में ना आपको अच्छे खासे विकेट देखने को मिलते हैं। तो जो भी डेथ बॉलर्स है PNG के, उनको आपको ऐड करना है। पेसर्स हो बहुत बढ़िया, आपको पिच के स्टार्ट्स देखना है, पेसर का एडवांटेज है, तो PNG के डेथ बॉलर्स जो कि पेसर्स है उन सभी को ऐड करो, वो आपके रिस्की प्लेयर हो जाएंगे। बट अगर आपको पता चलता है कि PNG पहले बैटिंग करने वाली है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग, तो वहां पर सीधा आपको वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को ऐड करना है, जो कि सब लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्की प्लेयर्स कौन होंगे? फिर से PNG के होंगे, जो कि रहेंगे उनके ऑल राउंडर्स। C आमिनी को ऐड करना है, S बाओ को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, A वाला को डेफिनेटली ऐड करना है। अब 3 ऑलराउंडर हो गए और एक बॉलर आप PNG का कोई ऐड कर लेना, जो कि N वानुआ, ठीक है। तो मैं तुमको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं तुमको बता रहा हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से तुमको कौन सा प्लेयर ऐड करना है। जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही थी, हमको पता है उनके बैट्समैन बहुत अच्छा खेलेंगे, उनके बॉलर्स भी बहुत अच्छा खेलेंगे, ठीक है। तो रिस्की प्लेयर कौन हुए? PNG के बॉलर्स और 1-8 ऑलराउंडर, तो टोटल 2 से लेकर 3 रिस्की प्लेयर तुमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर तुम्हारी सेफ टीम के जो भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, ब्रैंडन किंग, इन सभी की तरफ से हमको अच्छे खासे रन्स तो आने ही वाले हैं, पॉइंट्स आने वाले हैं। लेकिन जो रिस्की प्लेयर मैंने उठाए ना, उन रिस्की प्लेयर्स की तरफ से अगर वो चल गए
तो अच्छे पॉइंट्स जरूर आएंगे, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट्स आएंगे, या फिर अगर नहीं चले तो इन सेफ प्लेयर्स की वजह से ना मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छे पॉइंट मिल ही रहे हैं। तो ऐसे तुमको स्टैटिस्टिकली और दिमाग लगा के एक टीम बनानी है। सिचुएशन के हिसाब से तुमको प्लेयर को कंसिडर करना है, कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, उस हिसाब से उस टीम के तुमको रिस्की प्लेयर उठाने हैं। और कौन सी टीम ज्यादा रिस्की है, कौन सी टीम के प्लेयर ज्यादा रिस्क में आते हैं, वो तो तुमको क्लियरली समझ जाएगा। इंडिया और कनाडा का जब मैच होगा तो तुमको पता है कौन रिस्की टीम वाले होंगे, कनाडा वाले, क्योंकि इंडिया की टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही लेगी, चांसेस बहुत ज्यादा है उनके। माना कि इंडिया के भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन मार खा सकते हैं, लेकिन वो मार खा सकते हैं जिसके चांसेस कम है। लेकिन कनाडा के बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर है उनके मार खाने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास तगड़े स्पिनर्स है भाई। तो ये सारी चीजें तुमको दिमाग में एक्चुअली रखनी पड़ती है, तब जाकर तुम्हारी एक परफेक्ट टीम बनती है। अब देखो, मैं ये टॉपिक को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। जितना मैं इस पर बकवास करते जाऊं, जितना मैं बकबक करता जाऊंगा, उतना आपको कंफ्यूज होता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से मैं रिकैप देता हूं आपको इस वीडियो का। सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि तुम्हारा बजट जो है उसका कितना परसेंटेज तुमको उठा के कितनी मैचेस ज्वाइन करनी है। 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में तुमको किस टाइप की टीम बनानी है, किस टाइप के प्लेयर उठाने हैं, उसमें कितने रिस्की प्लेयर्स तुम ऐड कर सकते हो, और उन रिस्की प्लेयर्स में से कैसे आपको उनको बोलता ना एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है उन रिस्की प्लेयर्स को, वो भी मैंने तुमको बता दिया सिचुएशन के हिसाब से। बाकी तो चलो तुमको वेन्यू के स्टैट्स, हेड टू हेड स्टैट्स और रीसेंट फॉर्म, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें, ये सारे बोलता ना चिट्ठा लिखा जो भी है, ये तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। पैसे कमाने तो थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है, और अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है तो फैंटेसी एम्परर की आपको टीम मिल सकती है, जो कि ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। सीधा 4 मेंबर और 3 मेंबर में तुम्हारा बजट डिसाइड करके रखो, कॉन्टेस्ट रेडी रखो, और मेरी टीम में ले लो जो लास्ट के 5 मिनट में मिलती है। वो टीम जैसी आपको दिखती है, फटाफट टीम बनाओ अपने फोन में, और बना दी, ज्वाइन करके छोड़ दो। और कैसा है ना, जब मैं तुमको टीम देता हूँ ना, लिटरली मैं खुद की टीम देता हूँ, मैं जो टीम खुद लगाता हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं तुमको जानबूझ के हराना चाहता हूँ या फिर तुम्हारा नुकसान कराना चाहता हूँ। तुम्हारा नुकसान करके तुम्हारे 1000 रुपए डूबे या लाखों रुपए डूबे, उसमें मेरा 1 रुपए का फायदा नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम्हारा फायदा होता है, 1000 रुपए तुमको ज्यादा मिल गए, 1 लाख तुम्हारा प्रॉफिट है, तो लिटरली मुझे तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि मेरे पास एक परमानेंट फॉलोअर हो गया। फॉलोअर भी नहीं, अपने भाई जैसा मानता हूँ कि यार तुम मुझे भूलोगे नहीं। तुम्हारा अगर मैंने 100 रुपए का भी फायदा करवा के दिया है ना, इंसान भूलता नहीं उसे कि इस बंदे ने फोकट में मेरा इतना फायदा करके दिया। तो मैं वही सोचता हूँ, हजारों लाखों लोग जब आएंगे, नए लोग आएंगे, उन सभी का मैं अगर बोलता हूँ ना 100 रुपए का भी फायदा कर दूं, तो वो मुझे भूलेंगे नहीं। फैंटेसी एम्परर नाम एक दिमाग में रहेगा, रिंकू सिंह जैसी मेरी शक्ल हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगी। तो मैं वही सोचता हूँ, मैं तुमको एक सेफ टीम देता हूँ जिसमें थोड़े बहुत रिस्की प्लेयर्स रहते हैं, और अगर तुम उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाते हो तो बढ़िया बात है। तुम्हारा लॉस होता है तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लॉस मेरा भी हुआ है, तुम्हारा भी हुआ है, तो थोड़े मैच्योर बनो, थोड़ा समझो कि ये फैंटेसी है, यहाँ पर सिर्फ टीम अच्छी होने से काम नहीं चलता, यहाँ पर तुम्हारा लक भी बहुत मैटर करता है। और बस इतना ही था आज के लिए, ज्यादा बकबक नहीं करनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। वीडियो पसंद आया है लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रही है पब्लिक, सिर्फ देखकर चली जाती है। और तुमको एक्चुअली लगता है ना ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस तुम्हारे काम के हैं, तो क्यों ना सब्सक्राइब करके आगे आने वाले जितने भी फ्यूचर अपलोड्स रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस रहेंगे, उनको मिस नहीं करना चाहोगे ना, सब्सक्राइब कर लो उसके लिए, ठीक है। और बस थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।